धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। प्रिय मित्राणि, पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां अस्यां क्षमता संवर्धन कार्यशालायां स्वागतम। साथियों, इससे पूर्व हमने अभी वाच्य परिवर्तन को जाना। जैसा हम देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र है उसके दो भाग हो गए हैं, अब अ और आ भाग में जो प्रथम प्रश्न हमारा आता है, जो आएगा इस बार, वो अपठित गद्यांश है, जो पहले से भी आता रहा है। और इसमें कुछ सामान्य निर्देश हम जरूर विद्यार्थियों को दें जब भी हम अपठित गद्यांश पढ़ाएं, क्योंकि अपठित गद्यांश जैसा हम जानते हैं ये हमारे पाठ का, हमारी पुस्तक का, जो भास्वती पुस्तक है उसका अंश नहीं होता, कहीं अन्य कहीं से लिया होता है। तो छात्रों ने पहले हमारे मुख से उसे नहीं पढ़ा है, उसका वाचन अनुवाद नहीं हुआ है, तो इसीलिए कम से कम जो है अपठित गद्यांश न्यूनातिन्यूनम द्विवारम अवश्य पठनीय। छात्रों को हम जरूर निर्देश दें कि जो अपठित गद्यांश है उसको एक या दो बार जो है हम जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारा जो संस्कृत का जो प्रश्न पत्र है वो कहीं ना कहीं लिखने से ज्यादा पढ़ने और समझने पे आधारित है। तो जितना हम उसको पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, हम उतना सटीक तरीके से आसानी से उत्तर दे पाएंगे। जैसा हम देखते हैं कि अपठित गद्यांश जो है वो 4 स्तरों में इसका विभाजन किया गया है। अपठित गद्यांश प्रश्नानाम स्तरे चतुर्षु भागेषु विभक्तोस्ति। जो पहला स्तर, जो पहला जो इसका भाग होता है उसमें एक पदेन उत्तरतः। मैं इसका जो नवीन जो इसका जो विभाजन है मैं उसको बता रहा हूं आपको कि इसमें एक पदेन उत्तरतः, इसमें जो है 4 प्रश्न जो है करने होंगे, जबकि दिया होंगे उसमें 5 प्रश्न। तो उसमें लिखा होगा केवलम प्रश्न चतुष्टयम। हम विद्यार्थियों को अवश्य बताएं कि केवलम प्रश्न चतुष्टयम का क्या अर्थ है, और वो आधे आधे नंबर के ये प्रश्न होंगे। इसी प्रकार जो पूर्ण वाक्य उत्तरत है वह क्वेश्चन 2 प्रश्न करने होंगे, और हमें दिए होंगे 3 प्रश्न, पर वहां लिखा होगा कि केवलम प्रश्नद्वयम। यह भी हम छात्रों को बताएं। और इसमें जो है ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 4 अंकों का ये होगा। इसके बाद यहां मैंने लिखा तो समुचितम शीर्षकम लिखा था, ये चतुर्थ स्थान पे है, पर ये अब तीसरे स्थान पे हो गया है। ई करके जो है इसमें शीर्षक लिखना होगा, और ये 1 अंक का यह प्रश्न हो गया है। इसी प्रकार यथा निर्देशम उत्तरता, इसमें जो है 4 प्रश्न दिए होंगे, परंतु जो है विद्यार्थी को 3 प्रश्न करने होंगे। केवलम प्रश्नत्रयम ऐसा लिखा होगा, और हम बताएं। अब कुछ ध्यातव्य बिंदु है कि हम इस प्रश्न को या छात्र इस प्रश्न को किस प्रकार से सरलता से कर सकता है। आपके पास भी सुझाव होंगे, मैं उसको जरूर जानूंगा कुछ समय बाद, तो आप भी ध्यान रखिएगा। मैं अपने उससे बता रहा हूं अभी कि ध्यातव्य बिंदु जो है कि छात्राणाम किम शब्दस्य रूपेण परिचयो भवे, कि छात्र का हम किम शब्द के जो रूप हैं, कह कौ के या किम के कानी या का के काह, इनके शब्द से अवश्य परिचय कराएं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, पद हैं, कथम, कीदृशम, कति, कदा, कुतः इत्यादि नाम प्रश्नवाचक शब्दानाम परिचयोपि आवश्यक। इनका परिचय भी हम जरूर कराएं, क्योंकि ये प्रश्न भी जो है, ये प्रश्नवाचक शब्द भी दिखाई देते हैं। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि कथम लेखनीयानि, इनके उत्तर किस प्रकार से दें ये भी हम जरूर बताएं। विशेषकर जो एक पद जहां उत्तर हम देते हैं, क्योंकि एक पद में उत्तर लिखना होता है, तो सामान्यतः प्रश्नेषु या विभक्ति ही वचनम च भवति तदेव उत्तरेपि दरीदृश्यते। जो प्रश्न में विभक्ति या वचन होता है, सामान्यतः वही विभक्ति या जो वचन जो है वो उत्तर में भी दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए सह कलमेन पत्रम लिखति, तो प्रश्न हो सकता है कि सह केन पत्रम लिखति। तो यहाँ जो केन में जो तृतीय विभक्ति है, यदि विद्यार्थी का किम शब्द के साथ परिचय होगा कि यह तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है, या फिर प्रत्यय से भी
क्योंकि जो प्रत्यय परश्च जो प्रत्यय होते हैं वो पर में लगते हैं शब्द के, तो केन में जो एन है, इस सामान्य इस जो है समता के कारण भी हम उसको बता सकते हैं कि कलमेन, जैसे केन है वैसे ही कलमेन। तो इस प्रकार से जो वचन है, जो विभक्ति है और जो प्रत्यय जो पीछे होता है, उसको देख के भी हम जो है विद्यार्थी को समझा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हम विभक्ति और वचन को देखें और उसकी समता को देखें। कहीं कहीं जो है अंतर आ जाता है, जैसे यही यदि र और शा होता तो ये अणा हो जाता पुरुषेण, इस तरीके से तो हम जरूर बताएं। या जैसे दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन, ये पंक्ति है, इसमें कस्य चत्वारः पुत्रः आसन, कस्य ये षष्ठी एक वचन है, तो यदि इसका एक पद में उत्तर देना है तो इसके समान जो पद है वह दशरथस्य है। तो इस प्रकार से जो है दशरथ और षष्ठी एक वचन है, तो हम कहीं ना कहीं विभक्ति, वचन और समता जो प्रत्यय की पीछे से दिखाई देती है वो शब्द में जरूर बताएं छात्र को। या दूसरा प्रश्न हो सकता है जैसे दशरथस्य कति पुत्राः आसन, दशरथ के कितने पुत्र हैं। अब ये कति जो शब्द है ये थोड़ा भिन्न जो किम शब्द में नहीं दिखाई देता, तो हमें ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों को जरूर बताएं। जैसे हमने लिखा भी है कि कति शब्द, ये कति संबद्धस्य प्रश्नस्य उत्तरम संख्यावाची शब्देन भवति। हम सामान्यतः बता सकते हैं छात्रों को कि यदि कति प्रश्न पूछा जाए कति शब्द से, तो उसका जो उत्तर होगा वो सामान्यतः संख्यावाची शब्द हो सकता है। तो दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। या कीदृशम, कीदृशम जैसे शब्द है तो हम बता सकते हैं कि भाई कीदृशम संबद्धस्य प्रश्नस्य उत्तरम गुणवाची शब्देन भवति, गुणवाची शब्द से होता है। जैसे हमने कहा कि भोजः कीदृशः आसीत्, भोज राजा कैसे थे, तो किसी ने कहा भोजः न्याय प्रियः संगीत साहित्य प्रियः च आसीत्, कि राजा भोज जो है न्याय प्रिय, संगीत साहित्य प्रिय थे, ये उनके गुण हैं। तो कहीं ना कहीं कीदृशम, कीदृशः ये जो शब्द है इनके जो उत्तर होते हैं वो गुणवाची शब्द में जो है गुणवाची शब्द के रूप में आते हैं। कदा, कदा संबद्धस्य प्रश्नस्य उत्तरम कालवाची शब्देन भवति, कदा कब, जैसे हमने कहा रामः कदा संध्याम करोति या कदा पूजाम करोति, करोति स्म, कहा रामः सायंकाले पूजाम करोति स्म, राम जो है सायंकाल में, तो सायंकाल जो है कहीं ना कहीं काल का वाची है। तो जो कदा यदि प्रश्न पूछा जाए तो उसका जो उत्तर होगा सामान्यतः वो कालवाची शब्द ही होंगे। तो ऐसा यदि हम विद्यार्थियों को बताएंगे, मुझे लगता है कि उनको प्रश्न के उत्तर देने में सरलता होगी। इसी प्रकार से कुत्र, कुतः संबद्धयोः प्रश्नयोः उत्तरम स्थानवाची शब्देन भवति, इनका जो उत्तर होता है कुतः, कहा कि छात्रः कुतः विद्यालयम् आगच्छति, छात्र कहां से विद्यालय आते हैं, तो कहा गृहात्, गृह जो है एक स्थान है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों की प्रकृति को और इनके उत्तर को यदि हम छात्रों को उदाहरण देके समझाएंगे तो मुझे लगता है कि वह एक पद के उत्तर और जो पूर्ण वाक्य के संबंधी जो प्रश्न है उनको जो है कहीं ना कहीं वो बता पाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारा यथा निर्देशम उत्तरता प्रश्न जो है उसमें जैसे मैंने कहा कि 3 प्रश्न आएंगे, क्योंकि अब वो 3 नंबर का हो गया, पहले अधिक या कम नंबर का होता था, तो अब ये 3 नंबर का हो गया है। इसमें 4 प्रश्न आएंगे और यह 3 प्रश्न करने होंगे। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें विशेषण विशेष्योः चयनम, विशेषण और विशेष्य का चयन होता है इन प्रश्नों में। कर्तृपद चयनम, कर्तृपद चुने छात्र, क्रियापद चयनम, क्रियापदों का चयन करें। या सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदस्य लेखनम, सर्वनाम पद के स्थान पे संज्ञा बताइए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पर्याय पद लेखनम, पर्यायवाची शब्द। विपर्यय पद लेखनम, विपर्य विलोम शब्द। अब हम ये भी बताएं, जैसे मैंने सामने लिखा भी है ब्रैकेट में, कोष्ठक में, कि जो है पर्याय शब्द के लिए अन्य शब्द भी प्रयोग कर लिए जाते हैं प्रश्न करते समय, कि समान पदम, समानार्थक पदम। तो हम विद्यार्थियों को यह भी बताएं, कहीं हो सकता है कि हमने मात्र पर्याय पद बताया और वहां पे लिख दिया कि समान पद लेखनीय या समानार्थक पदम लेखनीय, समानार्थक पदम लिखता।
तो हो सकता है कि छात्र जो है संशय की स्थिति में आ जाए कि उसको उत्तर पता है पर फिर भी वह नहीं समझ पा रहा है कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। क्योंकि संस्कृत प्रश्न पत्र में अधिकांशतः छात्रों के साथ यह विडंबना देखी जाती है कि उत्तर तो पता है परंतु वह प्रश्न को ही नहीं समझ पा रहा है। तो प्रश्न कितनी विधा से पूछे जा सकते हैं, ये भी एक बहुत हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि हम छात्रों को जो है अवश्य समझाएं। विपर्यय पद लेखनम में विलोम पद या विपरीतार्थक पदम ये शब्द प्रयोग हो सकते हैं। तो हम इन जितनी तरीके से एक प्रश्न कर्ता प्रश्न पूछ सकता है उन सभी तरीकों को माध्यमों को हम जो है छात्र को अवश्य अवगत कराएं। जैसे विशेषण विशेष से चयन है, इसमें सामान्यतः दो प्रकार से प्रश्न देखे जाते हैं। एक तो इस प्रकार से होता है कि दोनों शब्द वही हैं, जैसे हमने कहा कि एतादृशानि भवनानि या पक्वम फलम इत्यनयोः विशेषण पदम किम, पद वही दे दिए जाते हैं दोनों विशेषण विशेष्य, और उन्हीं में से जो है अनयोः विशेषण पदम किम या विशेष्य पदम किम, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमें विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि यहाँ विशेषण और विशेष्य जो है इन्हीं दो पद में से चयन करना है। दूसरा जो इसका तरीका होता है कि विशेषण पद दे दिया जाता है प्रश्न में या विशेष्य पद दे दिया जाता है और अनुच्छेद में से चुनने के लिए जो है विद्यार्थी को कह दिया जाता है। तो हम विद्यार्थियों को ये प्रश्न के तरीके जरूर बताएं, क्योंकि यदि विद्यार्थी हमारा प्रश्न समझ जाएगा तो मुझे लगता है कि उसको उत्तर देने में सरलता होगी। और विशेषण विशेष्य के विषय में तो हम जानते ही हैं कि जो विशेषता बतलाते हैं शब्द वह विशेषण होते हैं और जिनकी विशेषता बतलाई जाती है विशेष्य होते। भेदकम विशेषणम, जो भेदक होते हैं वे विशेषण होते हैं जो दूसरों से अलग करते हैं। और सामान्यतः हमारे पास एक सरल उपाय तो होता ही है कि हम ये बता देते हैं कि सामान्यतः जो प्रथम पद होता है वह विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेष्य होता है। और संस्कृत में जैसा हमारे अग्रज डॉक्टर परमानंद झा महोदय ने बताया था वाक्य की प्रकृति के संबंध में कि संस्कृत श्लिष्टात्मिका भाषा है और वहां किसी भी पद को आगे और पीछे रखा जा सकता है। तो इसलिए उस संदर्भ में जो है हमारा जो प्रथम और द्वितीय पद वाला जो उदाहरण है वह जो है कुछ उसमें जो है लागू होता है, कहीं नहीं होता है। इसी प्रकार कर्तृपद चयनम में सामान्यतः जो है कर्ता के विषय में हम बताते ही हैं कि कर्ता किसे कहते हैं। क्रियापद चयन में ऐसा भी अब देखा जाता है कि हम तो ये देखते हैं कि जो है लट लकार की क्रियाएं या लंग लकार की क्रियाएं या भविष्यत काल की क्रियाएं, लृट लकार की क्रियाएं, पर सामान्यतः अब प्रश्नों में ऐसा भी देखा जाता है कि कृतवान को भी जो है क्रिया के रूप में पूछ लिया जाता है। तो हम विद्यार्थी को इससे अवश्य परिचय कराएं। यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है विद्यार्थियों को कृतम इन पदों का भी क्रिया में कहीं ना कहीं जो है इनको बताएं कि यह भी क्रियावाचक भूतकाल क्रिया के वाचक हैं, उनको अवश्य बताएं। तो इस प्रकार से जो है जो हमारा यथा निर्देशम उत्तरता जो प्रश्न होता है वह उनमें जो है अब 3 प्रश्न उसमें आएंगे। इसी प्रकार शीर्षकस्य लेखनम, जो शीर्षक का लेखन है, तो हम बता सकते हैं कि यदि हम समझाना चाहें कि जैसे हम एक उदाहरण देख के समझा सकते हैं कि जैसे पिक्चर होती है, चलचित्र होता है, तो उस होता तो 2 घंटे का 2.5 घंटे की है, पर उसका जो नाम होता है वह कहीं ना कहीं 1 अक्षर में, 2 अक्षर में, 3 अक्षर में या 4-5 अक्षर में होता है। इसी प्रकार से जो शीर्षक जो होता है वह 1 अक्षर, 2 अक्षर या 3, 4, 5 इससे अधिक अक्षरों का या पदों का जो है नहीं होता, शब्दों का। तो कहीं ना कहीं हम विद्यार्थियों को उनकी भाषा में समझाएं, उसी प्रकार के उदाहरण देके समझाएं जिनमें उनकी रुचि होती है, तो वह समझने के लिए तत्पर होंगे। इसी प्रकार जो है या अनुच्छेद या शीर्षक
लिखते समय हम यह बता सकते हैं छात्र को कि अनुच्छेदे कस्य विषये अधिकाधिकम वर्णितम अस्ति, अनुच्छेद में किसके विषय में अधिकाधिक वर्णन किया गया है, हम उसको ध्यान में रखें, वह हमारा शीर्षक बन सकता है। या अनुच्छेदे काफी विशिष्टा पंक्ति लिखितास्ति, अनुच्छेद में कोई विशिष्ट पंक्ति लिखी हो, जैसे संघे शक्तौ कलौ युगे, इस प्रकार से लिखा हो, या उद्देश्यो ही प्रमुख, या यथा बुद्धि, या कि यथा बुद्धि तथा बलम, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम बता सकते हैं कि अनुच्छेद में कोई विशिष्ट पंक्ति हो तो वह भी जो है शीर्षक के रूप में हम लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को, विद्यार्थियों को इस प्रश्न की जो हमारा अपठितांश अवबोधन है, इसकी प्रकृति को अवश्य समझाएं कि किस प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं, क्योंकि अधिकांश जो हमारे छात्र हैं वह प्रश्न को ही नहीं समझ पाते संस्कृत प्रश्न पत्र में, तो वो उत्तर देने में, उत्तर आते हुए भी उसके उत्तर को उस रूप में नहीं लिख पाते। हम देख सकते हैं कि अभ्यास के लिए एक दो मैंने जो है पत्र लिए हैं जो पिछले वर्षों में आए हैं या उनके उदाहरण देखे हैं। हम देख सकते हैं एक बार जो है उसको, जैसे ये एक अपठितांश अवबोधन है कि मानवः विकासशीलः वयं पश्यामः यत् अस्माकं देशस्य जनसंख्या सुरसा मुखमिव सततं प्रवर्धमाना अस्ति, अस्मात् कारणात् प्रचुर निवास स्थानानाम् आवश्यकता अनुभूयते, एतत् कृते सतत विकासे रतः मानवः नवीनाविष्कार परंपरायां लघु स्थाने बहुभूमि भवनानां निर्माणं कृतवान्, एतादृशेषु भवनेषु विविधानि तलानि भवन्ति, येषु अधिकाधिक परिवारेभ्यः निवास व्यवस्था कर्तुं शक्यते, अत्र उन्नयन यंत्रेण लिफ्ट इति अनेन उपरि गमनम् अधः आगमनं च अतीव सुकरं भवति, अतएव जनाः एतादृशानि भवनानि प्रति आकृष्टाः भवन्ति। अद्यत्वे नगरेषु महानगरेषु च बहुभूमिक भवनानां प्रचलनमेव वर्तते, एतेषां भवनानां परिसरे एव देवालयः, तरणतालः, समाज सदनं, जिम इति व्यायाम स्थानम्, उद्यानम् इत्यादीनि उपयोगीनि सुविधा प्रदायक साधनानि अपि भवन्ति। अतिशोभनम् एतत् सर्वं परम विकासं प्रति अन्धधावनशीलः मानवः प्रकृतेः उपेक्षां करोति इति अनुचितं प्रतीयते। अस्माभिः प्रकृतिमातोः संरक्षण पूर्वकं विकासस्य दिशि प्रयतितव्यम्। ये एक अनुच्छेद है, इसमें जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एक पदेन उत्तरत् कि जनसंख्या कथम वर्धते, तो यहां हम देख सकते हैं कि इससे हम माध्यम से एक अभ्यास करा सकते हैं विद्यार्थियों को कि किस प्रकार से हम जो है इसके उत्तर दें कि जनसंख्या कथम वर्धते, तो जनसंख्या सुरसा मुखमिव प्रवर्धमाना अस्ति, तो कथम, तो सुरसा मुखम इव, तो यहां इसका उत्तर इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है बहुभूमिक भवनेषु उपरिगमनम अधा आगमनम च केन सुकरम भवति। मैं जो हमारे प्रतिभागी हैं उनसे कहूंगा कि आप एक बार इसको देख सकते हैं कि बहुभूमिक भवनेषु उपरिगमनम अधा आगमनम च, आगमनम लिख दिया इसमें, आगमनम च केन सुकरम भवति, किससे सुकर होता है। तो हम इसमें से मैं प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कि वो इसमें से देख के बताएं एक बार कि जो है जैसे हमारी जो पंक्ति है, हाँ, तो उन्नयन यंत्रेण, ये जो हमारी पंक्ति यहाँ दिखाई दे रही है चतुर्थ पंक्ति में, अत्र उन्नयन यंत्रेण, तो हमारी जो विभक्ति थी केन,
जैसे हमने कहा था कि यदि हम विद्यार्थी को ये बताएं कि जो हमारा प्रश्न का जो विभक्ति है वचन है वही विभक्ति वचन जो है हमारे उत्तर का भी होगा, तो उन्नयन यंत्रेण यहां भी तृतीया विभक्ति एक वचन है, और केन जो हमारा प्रश्न है वहां भी कहीं ना कहीं तृतीय विभक्ति एक वचन है। जैसे मैंने कहा था कि जहां पे र और श होता है मूर्धन्य शकार, तो वहां पे ना को अड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे त्र में जो रा है उसके बाद, क्योंकि वहां कहा जाता है अटको पुआंगनुम व्यवायपी सूत्र से कि चाहे वो व्यस्त हो चाहे अव्यस्त हो, अर्थात मिलित हो या अमिलित हो, उसके बीच में कोई व्यवधान हो अट कवर्ग पवर्ग का, तो वह जो है नत्व को समान पद में नत्व हो जाता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी जिज्ञासा कर सकता है, या हम स्वयं ही विद्यार्थी के सामने ऐसी जिज्ञासाओं को पहले बता दें, या उनके लिए जिज्ञासा उत्पन्न करें कि वह स्वयं पूछे कि जब केन में ना है तो कलमेन तो ठीक था, पर ये यंत्रेण में अणा क्यों है। तो विद्यार्थी इस प्रकार की जिज्ञासा, हम स्वयं विद्यार्थी के समक्ष इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न करे और वो प्रश्न पूछे, तो वो मुझे लगता है उससे और अच्छे से विद्यार्थी को इसका लाभ होगा। इसी प्रकार से कहा विकासशील है ना, कौन विकासशील है, तो हम यदि देखें कि प्रश्न में कहीं पहले ही मानव विकासशील प्रथम वाक्य ही है, तो कहा और मानव इनमें जो है कहीं ना कहीं समानता है। इसी प्रकार से मानव कस्याह उपेक्षाम करोति, मानव किसकी उपेक्षा करता है, तो यदि विद्यार्थी को किम शब्द के रूप पता होंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसे सरलता होगी। यदि हम किम शब्द के रूपों का अभ्यास, यदि हमारे टीजीटी जो साथी हैं यदि वो छठी क्लास से ही, छठी कक्षा से ही इसका अभ्यास कराएं, तो 10वीं तक मुझे लगता है कि वह किम शब्द के रूपों से परिचित हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको याद हो, पर उनको परिचित अवश्य हो सकते हैं वे। तो हम यदि इस प्रकार से कराएं तो मुझे लगता है कि उनको उत्तर देने में सरलता होगी। जैसे हमने कहा कि मानव किसकी उपेक्षा करता है, तो मानव प्रकृति है, जो उपधा पंक्ति है अलोन्त्यात उपधा, अर्थात जो नीचे से सेकंड नंबर द्वितीय जो पंक्ति है, प्रकृति अंध धावनशीला मानव प्रकृति उपेक्षाम करोति, तो प्रकृति की कहीं ना कहीं प्रश्न हमारा षष्ठी विभक्ति में था कस्या, तो प्रकृति जो शब्द है उसमें जो है कहीं ना कहीं हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से पूर्ण वाक्य हम देखते हैं, इसमें जो हमारे विद्यार्थियों को जो सबसे ज्यादा कठिनाई होती है वह यथा निर्देशम उत्तरता, इस प्रश्न में सबसे अधिक कठिनाई होती है। और मुझे लगता है यदि हम आजकल हम देखते हैं कि हमसे रेशियो भी हम निकालते हैं कि किस प्रश्न में विद्यार्थी ने सबसे ज्यादा किया, किस प्रश्न को सबसे कम किया, ऐसी भी रिपोर्ट अब हम तैयार करते हैं। तो हम अगर रिपोर्ट देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यथा निर्देशम उत्तरता, इस प्रश्न को या तो विद्यार्थी करते नहीं है या फिर उसको छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और ये प्रश्न केवल एक जगह नहीं आता, ये प्रश्न इसके अतिरिक्त हमारे जो गद्यांश, पठित गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश वहां भी है, आता है। तो कहीं ना कहीं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और यदि हम विद्यार्थियों को थोड़ा सा इसको समझा दें तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी इसको करने में उनको सरलता होगी। तो सबसे अधिक जो कठिनाई होती है वो प्रश्न को समझने में। तो जैसे हम देखें यथा निर्देशम उत्तरतम है, जो पहला प्रश्न है एतादृशानि भवनानि अनयोः पदयोः किम विशेष्य पदम, तो अब ये प्रश्न की प्रकृति यदि हम विद्यार्थी को समझा दें कि यहाँ पे एतादृशानि भवनानि दोनों पद यहीं दिए गए हैं, तो विद्यार्थी को कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है अनुच्छेद में। इन्हीं दोनों पदों में से एक पद विशेष्य पद है। तो विशेष्य पद हमने जैसा बताया कि विशेषण जो है, आप साथी तो सब जानते ही हैं कि विशेषण वह पद हैं जो विशेषता बतलाते हैं, और विशेष्य वह पद हैं जो जिनकी विशेषता बतलाई जाती है। तो यहाँ पे विशेष से पूछा गया है, तो एतादृशानि भवनानि, और मुझे लगता है कि हम यह भी जरूर बताएं
कि साथ के साथ कि हमारे जो हम सामान्यतः गुणवाची विशेषण को बता देते हैं, जो संख्यावाची विशेषण है या सर्वनाम पदवाची जो विशेषण है उनके विषय में भी हम जरूर अलग से बताएं तो मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा कि जो हमारे विशेषण पद होते हैं वो संख्यावाची भी होते हैं, सर्वनाम पदवाची भी होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एतादृशानि भवनानि है, यहाँ पे इस प्रकार के भवन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सर्वनाम पदवाची समान जो है हमारा विशेषण है। तो भवनानी जो है यहाँ पे जैसे विशेष्य है, तो इसी प्रश्न को ये भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि भवनानी अस्य पदस्य विशेषण पदम अनुच्छेदात लिखत, कि भवनानी इस पद के विशेषण को अनुच्छेद से लिखो। तो हम बताएं कि ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी को अनुच्छेद में देखना है, तो ये प्रकृति हम जरूर समझाएं। इसी प्रकार से जैसे द्वितीय प्रश्न है हमारा, उचितम इति पदस्य किम विपरीतार्थकम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। हम बताएं कि जैसे विपरीतार्थक, अब यहाँ पे विलोम नहीं लिखा है ना विपर्यय लिखा है, विपरीतार्थक लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि हमारा जो विद्यार्थी है वह कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में हो जाए कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, और उसमें लिखा है कि अनुच्छेदे प्रयुक्तम। तो हम जरूर बताएं कि हमें इसका जो विपरीत शब्द है वह कहीं ना कहीं अनुच्छेद से लिखना है देख के। तो हमें लगता है कि वो ज्यादा जो है प्रश्न को यदि समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जब हमारे जो अपठित अनुच्छेद है उसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि उचित का कोई इतना कठिन जो है हमारा विलोम शब्द नहीं होता। और ऐसे जो विलोम शब्द है सामान्यतः इस प्रकार के विलोम शब्द हैं, हम उसमें नए तत्पुरुष समास की जो है थोड़ा सा बता सकते हैं विद्यार्थी को, क्योंकि हिंदी में उसने पढ़ा होता है उचितम, अनुचितम, एकम, अनेकम, इस प्रकार के बहुत जो है हमारे पास उदाहरण आते हैं विलोम शब्द के। तो इस प्रकार को हम समझा सकते हैं विद्यार्थी को कि जहाँ पे व्यंजन से जो शुरू होने वाले शब्द है यदि उनका विलोम शब्द पूछा जाए तो सामान्यतः यदि अ लगा हुआ उसका उत्तर हो सकता है, या स्वर से शुरू होने वाले जो शब्द है यदि उनका विलोम शब्द पूछा जाए तो सामान्यतः उनका उत्तर अन जोड़ के हम दे सकते हैं, अनुचितम, और उसको हम अनुच्छेद में देखें। ये सामान्यतः मैं कह रहा हूं प्रायः इससे थोड़ी सरलता हो सकती है विद्यार्थी को ढूंढने में, नहीं तो इसका कुछ दूसरा भी सम्यक साधु इस प्रकार जो है जैसे पर्याय पद पूछ ले तो वो भी इसका पर्याय पद हो सकता है, या उचितम का कुछ और भी शब्द दे सकते हैं अनुच्छेद में। पर सामान्यतः यदि हम अन्य नए तत्पुरुष के विषय में बता देंगे तो उससे थोड़ी विद्यार्थी को सरलता होगी। यहाँ देखिए कि जैसे गाय मानवा भौगोलिक भवनाना निर्माणम कृतवान, अब ये प्रश्न पत्र बना तो इसमें जो पूछा अत्र क्रियापद अंतिम, क्रियापद क्या है, कृतवान में ना हलंत है, यहाँ नहीं लिख पाए तो कृतवान। अब यहाँ पे कृतवान सामान्यतः हम कृतवान क्रियापद को नहीं बताते हैं, पर अब जो प्रश्न करता है वो पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है फिर हम कृतवान इन पदों को भी क्रियापद के रूप में बताएं, क्योंकि जो प्रश्न करता है वो तो पूछ ही रहे। वैसे तो ऐसे प्रश्न से ही बचा जाना चाहिए कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। हमारे पास करोति या करिष्यति इस प्रकार के जो है भूत भविष्य और भूतकाल वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं तो हम उनको पूछ सकते हैं, परंतु यदि पूछ लिया जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उत्तर तो देना ही है। तो इसलिए हम ऐसे पदों को भी अवश्य बताएं जिससे कि विद्यार्थी इनका उत्तर दे सके। इसी प्रकार से निरंतरम इत्यस्य किम पर्याय पदम, पर्याय पदम यहाँ लिखा हुआ है, कहीं पर समान पदम भी लिखा होता है। तो ये अनुच्छेदे प्रयुक्तम, ये अनुच्छेद से बताना है। अब क्रियापद में जो उत्तर था वह उसी पंक्ति में बताना था, और जो निरंतरम है यहाँ पे जो है ढूंढ के बताना अनुच्छेद से। तो विद्यार्थियों को हम ये जो चीज है ये हम जरूर बताएं कि यदि किस प्रकार से उत्तर देना, अनुच्छेद से देना है या उत्तर वही है
कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर तो वहीं पंक्ति में ही है और विद्यार्थी अनुच्छेद में ढूंढ रहा है, तो उसका समय भी ज्यादा लगेगा और उसका उत्तर देने में भी उसको कठिनता होगी। इसी प्रकार से जो है समुचिकम जो शीर्षक है, असमुच्छेद कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। शीर्षक में जैसा हम देख रहे हैं, अगर हम इस अनुच्छेद को देखें तो मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि हम इसका क्या क्या हम इसका शीर्षक दे सकते हैं। हमारे जो साथी हैं वही बताएं। सर विकासशील सर, हाँ मधुरानी मैडम। विकासशील मानव। हाँ बिल्कुल मैडम, बिल्कुल है, मानव विकासशील मानव। और हाँ कह सकते हैं जैसे प्रकृति की बड़ी बात आ रही है तो प्रकृति संरक्षण, हाँ जी, है ना। तो या आधुनिक विकास, हाँ जी, विकास दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है आधुनिक विकास जो है थोड़ा सा बदल चुका है। तो सामान्यतः हम विद्यार्थियों को यही बताएं कि जिस चीज की इसमें बात की जा रही है अधिकार, जैसे मैंने पहला लिखा भी था कि अनुच्छेदे कस्य विषय अधिकाधिकम वर्णितम अस्ति, किस चीज के विषय में जो है अधिकाधिक बताया जा रहा है, तो उसको वह कहीं ना कहीं हमारे जो अनुच्छेद है उसका शीर्षक बन सकता है। इसी प्रकार से यदि हम एक दूसरा अनुच्छेद देखें तो ये एकदा प्रताप सिंह, ये एक प्रताप सिंह नाम के जो है मंत्री राजा है, वो अपने मंत्री को पूछते हैं का श्रेष्ठा नर, कौन श्रेष्ठ नर है। मंत्री प्रत्यवदत हे राजन यह मानव सोद्देश्य निश्चय अनवरतम परिश्रमम करोति सा श्रेष्ठा भवति, जो अपने उद्देश्य को चुनकर निरंतर परिश्रम करता है वह श्रेष्ठ होता है। तो राजा पूछता है ठीक है एक घोषणा करो, तदा राज्ञा मंत्रणा वचनानाम सत्यताम परीक्षताम एका घोषणा कारिता यत् यः कोऽपि मानवः पूर्णिमायाः रात्रौ द्वादशवादने मम पार्श्वे भवनस्योपरि आगमिष्यति अहं तस्मै सहस्रशतं स्वर्णमुद्राः प्रदास्यामि। अस्याः घोषणायाः पश्चात् अनेके युवकाः समागतवन्तः, परंतु राज्ञा कृतायाः स्वादिष्ट व्यंजनानां मनोरंजन साधनानां निःशुल्क व्यवस्थायाः प्रलोभने निमग्नाः अभवन्। परं सिद्धकुमारः नामकः एकः युवकः प्रलोभान् परित्यज्य स्वोद्देशं स्मरन् राजानम् उपागच्छत्। प्रसन्नः भूत्वा राज्ञः सः युवकः सिद्धकुमारः पुरस्कृतः अपि च तस्मै उच्चपदं दत्तम्। अतएव वस्तुतः उद्देश्य ही प्रमुख। अगर मैं इसमें एक एक पद वाले उत्तरों को ना देख के मैं यथानुदेश को देखूं तो जैसे अनवरतम परिश्रमम, यह भी हमारा जो प्रश्न है वह कहीं ना कहीं विशेषणम किम, यहां भी जो है वहीं हमें ढूंढना है विशेषण। या आलस्य इत्यस्य विलोम पदम, जो पिछले जो प्रश्न था उसमें विपरीतार्थकम था, या विलोम पद में प्रदास्यामी इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। यहां देखिए यहां जो प्रदास्यामी है यहां पे क्रिया दे दी गई है, अब कर्तृपद जो है अनुच्छेद से ढूंढना है। तो ये कहीं ना कहीं हम विद्यार्थी को ये समझाने में यदि सफल हो जाते हैं कि छात्र को उत्तर कहां से देना है, तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी सरलता से उत्तर दे पाएगा और अधिक उत्तर दे पाएगा। इसी प्रकार से गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, अगर हम इसमें देखें तो इसमें पूरे परिश्रम की बात, या इसमें एक पंक्ति लास्ट में आ गई उद्देश्य ही प्रमुख। तो जैसा हमने विद्यार्थी को निर्देश दिया था कि कोई पंक्ति विशिष्ट हो तो वह भी शीर्षक बन सकती है। तो यदि हम इस प्रकार से इस पूरे प्रश्न की प्रकृति को समझाएंगे विद्यार्थियों को, तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी इसका उत्तर जो है सरलता से दे पाएंगे और अधिकाधिक उत्तर दे पाएंगे। तो मैं अब अपने साथियों से जानना चाहूंगा कि उनकी क्या विधि जो है रहती है, या इसमें हम और क्या जोड़ सकते हैं, या आपको लगता हो कि कहीं हम कुछ इसमें और कुछ नूतन विधि। तो मैं अपने साथियों से जानना चाहूंगा कि आप बताएं, हमें अपने सुझाव दें, प्रतिक्रिया दें सभी साथी।
तो सभी साथी जो है कोई अपनी प्रतिक्रिया बताएं हमें कि जो है कविता जी आप बताइए जो है आप कुछ इसमें मेरी आवाज आ रही है? प्रणमामि प्रणमामि महोदय प्रणमामि। जी जी महोदय बहुत सुन्दरतया व्याख्या क्रियते भवता और इत्येव ज्ञातव्यं बोधगमं विषयान् कर्तुं इति आवश्यकमस्ति। यहाँ पर बस वही तो मुख्य क्षेत्र भी हम बच्चों से ध्यान रखें कि वो क्षेत्र बहुत बड़ा न करें, क्योंकि 2 से 3 वाक्यों में कई बार शीर्षक वाक्यों में नहीं सॉरी शब्दों में जाएंगे तो संभावना ज्यादा है। गाने में ज्यादातर बच्चे वो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर काटने पड़ते हैं कि करने वाले की हम ही है, तो वो थोड़ा सा हम ध्यान दे सकते हैं कि बच्चे और मैं जब पिछली बार हम सेमिनार में थी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कोई भी वहां पर रहती है उस पूरे पहरे के सार को बताती है, सकते हैं वो उक्ति चाहे बड़ी भी 4 शब्दों में भी। कविता जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है साफ। सर यहाँ पर हाँ चलिए मैं हमारे अग्रज डॉक्टर परमानंद झा महोदय से निवेदन करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, कुछ हमें बताएं, क्योंकि आज महोदय हैं तो हम चाहेंगे कि उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ हम ले सकें। डॉक्टर परमानंद झा बहुत अच्छा व्याख्यान डॉक्टर पांडे जी, और अनुच्छेद लेखन को लेकर के आपने बड़े अच्छे ढंग से और सारी बातें बताई हैं। दोनों ही चीजें आवश्यक हैं, अनुच्छेद को पढ़ना और उसके बाद उसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़ना। मैंने अपने अध्यापन समय में ये अनुभव किया कि बच्चे जो अनुच्छेद पढ़ते हैं, चूंकि पठनाभ्यास हेलो हाँ जी महोदय, हाँ जी महोदय आ रही है आवाज। तो बच्चों का चूंकि अभ्यास नहीं होता है पढ़ने का, और विशेषतः यह अनुच्छेद अपठित होता है, इसलिए और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि बच्चे एक बार शुद्धता पूर्वक शुद्धिपूर्वक अनुच्छेद को पढ़ें। मैंने अनुभव किया कि बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, और जब पढ़ते नहीं हैं तो फिर उनको ठीक से खुद का पढ़ा हुआ सुनाई नहीं देता है और फिर अर्थ समझ में नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल सुन। तो अनुच्छेद भी पढ़ते समय वो पढ़ने का अभ्यास बढ़ाएं, और पठित अनुच्छेदों का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा हमारे जो नए साथी हैं उनको चाहिए कि वो बच्चों को अपठित गद्यांशों को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवाएं, पढ़ने का अभ्यास कराएं, जिससे कि वो सही तरीके से पढ़ पाए, और जब सही उच्चारण होगा तो अर्थबोध भी उससे प्रभावित होगा। और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि प्रश्नों को ठीक से पढ़ना और उनको समझना अति आवश्यक है। प्रश्न वाक्यों में भी जो प्रश्नवाची पद हैं उनका परिचय अति आवश्यक है। एक चीज मैं ऐड करता हूं कि अनुच्छेद के आधार पर जो परंपरा रही है एक पदीय और पूर्ण वाक्यीय प्रश्नों का, हाँ जी परंपरा रही है, उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? तो आप बता सकते हैं
कि एक पद और कोई भी प्रश्न हो उसको आप एक पद में भी उत्तर दे सकते हैं, पूर्ण वाक्य में भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपकी माता पूछती है कि बेटे कहाँ जा रहे हो, हाँ जी, तो हाँ आप कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ। और कई बार जल्दी में होते हैं या ऑफिस से आए थके होते हैं तो कहते हैं कि बाजार। तो एक पद प्रश्न का मनोविज्ञान है कि आप श्रांतिवशात, शीघ्रतावशात या और भी कई कारण हैं या कई बार आप छिपाना चाहते हैं, पूरी बात नहीं बताना चाहते हैं, फुर्सत में नहीं होते हैं, व्यस्तता होती है। हाँ इन जी, सब कारणों से आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो स्वभावतः कई बार स्थगनीय हो जाता है, कई बार और फुर्सत में होते हैं, बैठ के बातचीत करना चाहते हैं डिटेल में, तो फिर आप पूर्ण वाक्य में सारी बातें बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक व्याकरणिक प्रश्नों में विशेषण को लेकर के चर्चा हुई थी। हाँ जी, हाँ तो जी, सामान्यतः आपने सही बताया कि जो विशेषण का प्रयोग होता है वो कैसे होता है। मेधावी बालकः, नीलम कमलम, है रक्तः अश्वः। लेकिन जो अपवादित स्थल हैं वो कौन से हैं, उनको लेकर के थोड़ा चिंतन करिए। बिल्कुल अपवादित स्थल भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाक्य में दो खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो कई जगह ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिसमें विधेय को बाद में रखते हैं और विधेय जो होता है अधिकतर विशेषण। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मैं एक प्रयोग करता हूँ, मेधावी छात्र। लेकिन इस तरह से सावाहिक वाक्य का प्रयोग नहीं होता है। छात्रा जैसे मेधावी। किसी ने प्रश्न किया कि छात्रः कीदृशः, हम्म। तो आप कहते हैं छात्रः तु अतीव मेधावी अस्ति। मेधावी। तो अब देखिए छात्रः मेधावी अस्ति आपका उत्तर होता है। उस उत्तर वाक्य में विशेषण तो मेधावी है और विशेष्य जो है वो छात्र है, बिल्कुल लेकिन उसका बाद में मेधावी का बाद में प्रयोग हुआ है, क्योंकि आप मेधावी अस्ति, ये छात्रः मेधावी अस्ति, इसमें छात्र है उद्देश्य और मेधावी अस्ति ये द्विपदीय विधेय वाक्यांश है। हाँ जी, तो हाँ जी। ऐसे स्थलों में विशेषण होते हुए भी जो पांडे सर, हाँ जी, हाँ जी। पांडे सर, अगर क्वेश्चन आंसर का ले लें तो टाइम हाँ बस मैडम, बस ले लेते हैं और सर का बस। और वो मीटिंग में एंड होने वाली है। बस बस सर, बस हो गया मैडम, पूछ लेते हैं। कोई साथी यदि कोई अपने सुझाव या प्रश्न हो किसी साथी के तो फिर बता सकते हैं। सभी साथियों का स्वागत है। क्योंकि सर मीटिंग एंड हाँ, कोई साथी पूछ लें। अपनी क्या भी बताना चाहे, अपने अनुभव। नमस्कार सर। नहीं हाँ तो नमस्कार सर, सर। हमारा तो ग्रुप बना है, कोई भी नहीं मैडम, कोई साथी साथी है बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, आप देख लेते हैं। तो हाँ बस एक बार कोई देख लेते हैं, कोई साथी बोल रहे हैं मेरे ख्याल। हाँ जी, हाँ सर जी। जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक भास्वती है तो उसमें जो हमारे परमानंद सर गद्यांश कुछ कह रहे हैं। हाँ, नहीं नवाब अली जी बोल रहे हैं। हाँ जी, नवाब अली जी। नवाब अली। हाँ जी, सर जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक भास्वती है तो उसमें जो हमारे गद्यांश के पाठ हैं तो हम हाँ जी, गद्यांश के पाठों को पढ़ाते समय भी विशेषण विशेष्य और यथा निर्देश के जो प्रश्न होते हैं उसमें अगर पढ़ाते समय और मतलब उन पाठों में भी अभ्यास करवाएं तो अपठित गद्यांश का जो हमारा कार्य है थोड़ा सरल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नवाब अली जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गद्यांश और नाट्यांश में भी ये प्रश्न आते हैं।
पांडे सर, ये क्या नाम है, आभा मैडम ने 12th के 3 पेपर भेजे हैं हमें, सैंपल पेपर। तो अगर हम तीन तो अपठित हो गया तो हमारे वो ध्यान से अच्छा, समझाए कि बहुत मतलब उन्हें और बहुत अच्छा कर। हाँ मैडम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे परमानंद झा महोदय ने भी कहा कि हम बच्चों का वहाँ अभ्यास कराएं, हाँ जी, क्योंकि बच्चे सावधानी पूर्वक पढ़ते नहीं है और उससे पहले उत्तर देना शुरू कर देते हाँ हैं। जी, हाँ तो हम उसका अभ्यास छात्रों को करवाएं, जो हमने प्रश्न पत्र बनाए हैं। हाँ जी, और हमारी योजना है कि हम कुछ और भी इस प्रकार का करें अपने साथियों के लिए और संस्कृत के छात्रों के लिए। तो वो भी आपके सामने जल्दी ही आभा मैडम के माध्यम से वो सब कुछ जल्दी आपके सामने आएगा। तो वो भी बहुत ही हम कोशिश कर रहे हैं कि लाभकारी चीज जल्दी, जैसे प्रश्न पत्र आए हैं उसी प्रकार से और भी चीज जो है आपके लिए बच्चों के अभ्यास के लिए आने वाली है जल्दी। हाँ। मैं तो ये चीज फेस टू फेस पाएंगे। मैडम आवाज थोड़ी कट रही है आपकी मैडम। हाँ जी सर, थोड़ी नेट सर नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ प्लीज। चलिए सर, मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर राउंड में सारे बाकी बचे हम ग्रुप पे ले लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे सभी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत ही पूरे टोटल मैंने एजेंडा था और पीपीटी जो भी हम टाइम पे शेयर करते हैं। तो उसके अलावा भी आपको प्रश्न में है तो हम हमारे रिसोर्स पर्सन है आपको, आप जब भी चाहें कभी भी अपनी समस्याओं से कुछ भी प्रश्न है वो आपको उसका समाधान मिल जाएगा। सर एक बार वापस भी का शुक्रिया, अपना बहुमूल्य समय देने आपकी पार्टी हमारे धैर्यपूर्वक आदमी संख्या में सेशन अटेंड कर, बाकी के अब जो 3 दिन संख्या बना कर काफी अच्छा लगेगा।